मेरा नाम अभिषेक है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक द चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 14-15 अगस्त की मध्य रात को मतलब मिडनाइट को भारत को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों के द्वारा। आज़ादी तो मिली थी लेकिन हमें देखने को मिला था ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था। ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक हमारा इंडिया था और एक हमारा पाकिस्तान था। तो ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, इंडिया एंड द पाकिस्तान। हमें देखने को मिलता है वैसे तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे देश के क्या बनते हैं, पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद वह हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक स्पीच के साथ एड्रेस करते हैं और उस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम क्या था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब वैसे तो हमारे पूरे फ्रीडम नेशनल मूवमेंट में हमें बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्स व्यू देखने को मिलते हैं। कोई किसी सेक्शन के लिए बात कर रहा था, कोई किसी चीज के लिए बात कर रहा था, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम्स, कोई अपर कास्ट, कोई लोअर कास्ट, हर एक सेक्शन के लिए बात कर रहा था। अलग अलग विचार थे, सबकी अलग अलग सोच थी, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी कि भारत ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन दो गोल तो ऐसे थे जिसपे सभी लीडर्स एग्री करते थे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में भी सबके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, पर्सपेक्टिव होता है कि भाई आपके और पापा की जो सोच होगी उसमें डिफरेंस होगा एज डिफरेंस की वजह से। लेकिन भाई कुछ जगहें तो ऐसी होंगी जहां पर आप और आपके पापा दोनों ही सहमत होंगे। उसी प्रकार से हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो लीडर्स थे वो दो गोल पर सभी लीडर्स एग्री कर रहे थे। हमारे दो गोल्स थे जिन पे सभी लीडर्स एग्री कर रहे थे। पहला गोल था कि इंडिया शैल बी गवर्न बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका मतलब यह था कि जब भारत आजाद होगा तो हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न करा जाएगा। क्योंकि जब हम अपने नेशनल मूवमेंट को देखते हैं तो भाई ये जो सारी चीजें थी, जो हमने क्या करा था, हमने अपने जो हमारे सिटीजन्स थे नेशनल मूवमेंट के दौरान हमने उन सिटीजन्स को प्रोमिस करा था कि इंडिया को क्या करा जाएगा, इंडिया को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न करा जाएगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जहां पर पावर किसके हाथ में होगी, जहां पे पावर लोगों के हाथ में होगी। तो पहला गोल क्या था कि सभी इंडिया को क्या करा जाएगा, गवर्न करा जाएगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा, और यह गोल सभी को एक्सेप्टेड था। दूसरा, जो गवर्नमेंट है वो हर एक सेक्शन के सोसाइटी के लिए कार्य करेगी। तो गवर्नमेंट विल बी वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपकी क्लास में आपके टीचर है लेकिन वो केवल और केवल हिंदू बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, अगर वो हिंदू हैं तो, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो किसका भला कर रहे हैं, किसका वेलफेयर कर रहे हैं, केवल पर्टिकुलर सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडियन लीडर्स ने, जो हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंट लीडर्स के, इंडिया के जो लीडर्स थे, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि भाई हमारे इंडिया को क्या करा जाएगा, गवर्न करा जाएगा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा, और वो गवर्नमेंट सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लिए काम करेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटी जाति का हो चाहे वो बड़ी जाति का हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी हो। हमारी सोसाइटी सभी सेक्शन के लिए क्या करेगी, वेलफेयर का कार्य करेगी। ये ऐसे दो गोल्स थे जिन पर हमारे सारे लीडर्स क्या कर रहे थे, एग्री कर रहे थे। अब हम अपने पहले मेजर चैलेंजेस को देखने जा रहे हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स फेस कर रहे थे हमारे इंडिया को शेप करने के लिए। तो सबसे पहला चैलेंज हमें देखने को मिलता है, द फर्स्ट चैलेंज वाज टू शेप अ यूनाइटेड इंडिया। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे यूनाइटेड इंडिया को शेप करना था, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा था कि हमारे भारत में क्या थी, बहुत ज्यादा भारत की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा डाइवर्स थी। डाइवर्स मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रह रहे थे, अलग अलग प्रकार के रिलीजन के लोग रह रहे थे, अलग अलग प्रकार के कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रह रहे थे, अलग अलग प्रकार के ज्योग्राफिकल कंडीशन वाले लोग रह रहे थे। अगर हम देखें तो कल्चर की बात करें तो भाई हमारे भारत जैसा रिच हेरिटेज वाला कल्चर कहीं हो ही नहीं सकता। ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्लेन्स भी हैं, हमारे यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, हमारे यहाँ पे कोस्टल एरियाज भी, हमारे यहाँ पे प्लेटूज भी है। तो भारत में ज्योग्राफिकल कंडीशंस में भी हमें वेरिएशन देखने को मिल रही है, अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, हर राज्यों की अपनी एक भाषा होती है। और भाई इतने सारे रिलीजन हैं हमारे यहाँ पे, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, और भाई हमारे जैन हैं, पारसी हैं, बुद्धिज्म है। ये बहुत सारे रिलीजन हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल रही है, अलग अलग कल्चर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था ऐसी डाइवर्सिटी के साथ ना कोई भी कंट्री ज्यादा लंबे समय तक यूनाइटेड नहीं रह सकती। एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं,
अगर भाई मैं आपके घर में अलग अलग, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर आप एक ग्रुप में अलग अलग सोसाइटी से लाके लोगों को रख देंगे, मान लीजिए आपने 10 का ग्रुप बनाया, 10 में से आपने 10 का ग्रुप बनाया और 10 के ग्रुप में आपने क्या करा, एक आपने पंजाबी को डाला, एक आपने साउथ इंडियन को डाला, एक आपने असम को डाला, मतलब पूरे हर एक कल्चर से, हर एक कल्चर से, हर एक स्टेट से, लैंग्वेज से आपने क्या कर लिया, एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आपने उठा लिया और उसे ग्रुप के फॉर्मेशन कर दी। अब आप देखेंगे कि वो ग्रुप क्या नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उनके बीच में क्या नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से, उनके कल्चर डिफरेंट होंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन भाई हमें देखने को यही डर था हमारे इंडियन लीडर्स को, उनको भी डर था कि इस डाइवर्सिटी के कारण कहीं हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, क्योंकि अभी हमारा पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था हमसे, तो भाई ये जो डिसइंटीग्रेशन का खतरा था ना, ये भाई इसने सबसे बड़े चैलेंज को क्रिएट कर दिया था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स के लिए। उनके मन में सवाल चल रहा था क्या ये इंडिया यूनाइटेड रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। लेकिन हमें आज देखने को मिलता है कि भारत इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में है। क्या केवल यही डाइवर्सिटी वाला था? नहीं, हमें देखने को मिलता है उस समय भारत में क्या हुआ करते थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट्स ने भी हमारे इंडिया के यूनाइटेड इंडिया के जो यूनाइटेड इंडिया था ना, इसको क्या करा था, यूनाइटेड इंडिया को डेंजर पोज कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ब्रिटिश इंडिया था, तब हमें देखने को मिलता है जब हमारे पास क्या था, ब्रिटिश इंडिया था, उसमें दो तरह के प्रोविजंस थे, एक हमारा ब्रिटिश प्रोविजंस और एक हमारा प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश प्रोविजंस वो एरिया था जिनको डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल करा जाता था, और प्रिंसली स्टेट वो एरिया था जिसको राजा के द्वारा तो रूल करा जा रहा है, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया किसकी अथॉरिटी को, ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को। और ब्रिटिशर्स ने उससे बदले में क्या प्रोवाइड कर दिया, ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दिया उसके इंटरनल अफेयर्स में। मतलब राजा अपने राज्य में तो जो कुछ कर सकता है वो उसकी मर्जी चलेगी, लेकिन जो राजा ने किसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया, ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इन्हें हम क्या कहते थे, इन्हें हम प्रिंसली स्टेट कहते थे। और ऐसे प्रिंसली स्टेट हमारे भारत में उस समय 565 थे। अब जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के गए ना, तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट को 3 चॉइस दी। पहली चॉइस उन्होंने दी कि इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, दूसरी चॉइस उन्होंने दी पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ, और तीसरी चॉइस उन्होंने दी कि भाई आप इंडिपेंडेंट स्टेटस को गेन कर लो। ठीक है, अब भाई लेकिन जो इन्होंने चॉइस थी ना, ये किसके ऊपर नहीं छोड़ी, रूलर के ऊपर, ये इन्होंने भाई सिटीजन्स के ऊपर नहीं छोड़ी, प्रजा के ऊपर नहीं छोड़ी, बल्कि रूलर के ऊपर छोड़ के चले गए। अगर मैं आज आपको एक जगह का राजा बना दूं और मैं आपको कहूं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप राजा रहो ना रहो, तो आप क्या अपनी पोस्ट छोड़ना चाहेंगे? नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऐसे ही भाई उस समय के राजा भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसने भाई हमारे इंडिया को, यूनाइटेड इंडिया को भाई बहुत क्या करा, डेंजर को पोज करा, बहुत बड़ा खतरा बन गया था। और हमें देखने को मिलता है कि त्रावणकोर क्या बन गया, पहला राज्य बन गया जिसने क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमारा हैदराबाद, उसके बाद भोपाल, उसके बाद जूनागढ़, ऐसे क्या एक क्रम चलता रहा, एक के बाद एक के बाद। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा अगर शरारत करता है, कोई बच्चा, मतलब सारी क्लास शांत बैठी है और अगर एक बच्चा बोलने लगे तो उसको देख के दूसरे बच्चे बोलने लग जाते हैं। ऐसे ही जब त्रावणकोर ने अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करा, तो वैसे उसके पीछे काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स ने भी क्या कर दिया, अपने इंडिपेंडेंस स्टेटस को डिक्लेयर कर दिया। तो हमने पहला चैलेंज देखा कि भाई हमारे इंडिया की जो यूनाइटेड इंडिया था ना, इसको भाई, तो पहला चैलेंज क्या था, यूनाइटेड इंडिया को शेप करना। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी हमारे भारत में बहुत ज्यादा थी। डाइवर्सिटी की वजह से माना जा रहा था कि इतनी डाइवर्सिटी के साथ कोई भी कंट्री ज्यादा लंबे समय तक एक नहीं रह सकती। और दूसरा चैलेंज था भाई हमारे प्रिंसली स्टेट का। क्लियर हो गई ये चीज? तो हमने देखा कि हमारे ये दोनों चैलेंजेस थे। अब भाई ये चैलेंजेस थे तो गवर्नमेंट ने इसके साथ डील भी करा होगा। तो आप अपने पूरे फर्स्ट चैप्टर में इसी के बारे में देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे अपने इस डाइवर्सिटी के इशू को सोल्व करा, कैसे उसने प्रिंसली स्टेट्स को अपने में इंटीग्रेट करा, ये सारी चीजें देखेंगे। आप देखेंगे कि उन्होंने स्टेट की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करा ताकि वो क्या कर सके, कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखा सके, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को दिखा सके। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या करा, प्रिंसली स्टेट्स में हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करा हमारे उसमें इंटीग्रेट करने के लिए। तो अभी आपको मोटा मोटा ये समझना है कि आप फर्स्ट चैलेंज क्या था, यूनाइटेड इंडिया को शेप करना। उसके 2 कारण थे। क्या, क्यों था? तो पहला कारण था डाइवर्सिटी की वजह से, क्योंकि भारत में भाई रिलीजन की टर्म्स में, कास्ट के टर्म्स से, कल्चर के टर्म्स से, ज्योग्राफिकल कंडीशन की टर्म्स में और लैंग्वेज के टर्म्स में हमें क्या देखने मिलती है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। इसी के कारण ऐसा माना जा रहा था कि ऐसी डाइवर्सिटी के साथ, इतनी डाइवर्सिटी के साथ कोई भी कंट्री ज्यादा समय तक क्या नहीं रह सकती है, यूनाइटेड नहीं रह सकती है। उसी, और दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था हमारा प्रिंसली स्टेट का। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को क्या दे दी गई थी, अथॉरिटी दे दी कि वो इंडिया में मर्ज हो, पाकिस्तान में मर्ज हो, या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट को गेन कर ले। ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे हमारे सेकंड चैलेंज के बारे में, टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी एंड इट्स प्रैक्टिस अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। लीडर्स के सामने सेकंड मेजर चैलेंजेस था।
अब हम समझेंगे कि हम डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना चैलेंजेस क्यों कह रहे हैं। क्योंकि हमें देखने को मिलता है पहले ऐसा माना जाता था कि डेमोक्रेसी वाज अ कंसेप्ट ऑफ प्रोस्परस नेशन। कि डेमोक्रेसी कहाँ का कंसेप्ट है? डेमोक्रेसी कंसेप्ट है समृद्ध राज्यों का, समृद्ध स्टेट्स का, मतलब ऐसी कंट्री का जो बहुत ही ज्यादा समृद्ध है, समृद्ध इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। उनके पास क्या बहुत ज्यादा पैसा है, वो क्या है? प्रोस्परस नेशंस। तो ऐसा माना जाता था कि लोकतंत्र प्रोस्परस नेशन का क्या है? कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि और क्या है? कंसेप्ट है किसका? प्रोस्परस नेशन का। क्योंकि हमें वहां पे देखने को मिलता है जो वहां की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है? लिटरेट होती है। तो इट वाज कंसिडर्ड दैट द डेमोक्रेसी वाज अ कंसेप्ट ऑफ द प्रोस्परस नेशन। क्यों? क्योंकि भाई हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है? हाई लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। तो जहां भी प्रोस्पेरिटी होगी तो लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, और एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो लिटरेसी रेट क्या होगा? हाई होगा। अब जब उनके पास लिटरेसी रेट हाई होगा तो क्या करेंगे? डेमोक्रेसी जो टर्म्स है उसको समझ पाएंगे, उसकी प्रैक्टिसेस को फुल एक्सेस कर पाएंगे। समझ में आ गया ना? अब मैं एक ऐसे कंट्री में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर दूं जहां पे लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता, जहां पर ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी में हमें क्या राइट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, जहां पे ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी में जनता के पास क्या पावर होती है, तो डेमोक्रेसी का कुछ फायदा होगा? नहीं होगा ना। ऐसा ही भाई इंडिया में भी माना जा रहा था क्योंकि भाई हमारे आजादी की बात करें तो आजादी के टाइम पे इंडिया क्या था? एक बहुत ज्यादा पुअर और इलिटरेट कंट्री था। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल के आसपास राज करा, और वो भाई हमारे को इकोनॉमिक टर्म्स में भी गिरा के चले गए और लिटरेसी में भी गिरा के चले गए। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करते। सारा पैसा तो कौन ले गए? ब्रिटिशर्स ले गए। तो इंडिया क्या हो गया था आजादी के टाइम पर? भाई इंडिया एक पुअर और इलिटरेट कंट्री था। इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि भाई पुअर और इलिटरेट कंट्री में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सकती है। अगर आप लिटरेसी देखें तो मात्र 17 करोड़ वोटर्स थे जो एलिजिबल थे वोट करने के लिए। उसमें से मात्र 15% वोटर्स ही हमारे एलिजिबल थे। 15% लोग ही क्या थे? एलिजिबल थे वोट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 17 करोड़ में से 15% लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। तो मतलब 15% लोग ही हमारे डेमोक्रेसी के मतलब को समझ सकते थे। तो क्या इंडिया में डेमोक्रेसी आज के समय में स्टैब्लिश नहीं? जी स्टैब्लिश हुई। हमारे इलेक्शन कमीशन ने आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने एक वाइटल रोल प्ले करा हमारी डेमोक्रेसी को इंडिया में अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए। समझ में आ गया? तो इंडिया में डेमोक्रेसी, तो इंडिया ने क्या कर दिया? इंडिया ने एक एग्जांपल सेट कर दिया कि डेमोक्रेसी पूरे विश्व में कहीं भी क्या करी जा सकती है? पूरे विश्व में कहीं पर भी एस्टैब्लिश करी जा सकती है। उसके लिए प्रोस्पेरिटी नहीं चाहिए, उसके लिए लिटरेसी नहीं चाहिए। लेकिन मैं अभी मानता हूं कि डेमोक्रेसी में हमें लिटरेसी हमारी डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि जब तक आपको अपने राइट्स, अपनी पावर के बारे में नहीं पता होगा, आपको डेमोक्रेसी टर्म के बारे में नहीं पता होगा, जब तक आप डेमोक्रेसी को फुल्ली क्या नहीं कर पाएंगे? यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या देखने को मिलता है? एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमें देखने को मिलता है सेकंड चैलेंज था डेमोक्रेसी और उसकी प्रैक्टिसेस को एस्टैब्लिश करना। किसके अकॉर्डेंस में? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का क्या था? सुप्रीम अथॉरिटी है। सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमें क्या करना था? डेमोक्रेसी को और इसकी प्रैक्टिस को क्या करना था? एस्टैब्लिश करना था। किसके अकॉर्डेंस में? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में। और ऐसा माना जाता था कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है? कंसेप्ट है किसका? प्रोस्परस नेशन का, जहां पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या होती है? लिटरेट होती है। क्यों? क्योंकि अगर पैसा होगा तो लोग एजुकेशन में, वेल्थ होगी तो लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया आजादी के टाइम पे क्या था? एक पुअर और इलिटरेट कंट्री था। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स भारत को मतलब होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा मौसमी, जब भी आप जूस पिया आपने कभी, तो जूस में क्या होता है? जूस में मशीन में हम वो डालते हैं, मशीन में फ्रूट्स डालते हैं और उन्हें चलाते हैं। जब उस मशीन को चलाई जाती है तो वो क्या करता है? जूस एक तरफ निकाल देता है और जो कूड़ा होता है वो छोड़ देता है। उसी प्रकार से भाई जिस प्रकार से उस फ्रूट का जूस निकाल लिया जाता है ना मशीन के द्वारा, उसी प्रकार से जो इंडिया की जो वेल्थ थी वो ड्रेन्ड हो गई थी। कहां पर? यूरोप में। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में चली गई थी इंडिया की सारी वेल्थ। समझ में आ गया? अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो भाई हमारे इंडिया को क्या करा जाता था? इंडिया के पास काफी वेल्थ थी हमारे एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में। लेकिन जब मॉडर्न हिस्ट्री में हमें देखने मिलता है ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने हमारी सारी वेल्थ को ड्रेन करना शुरू कर दिया था अपने ब्रिटेन एम्पायर की तरफ। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गई? तो उस समय इंडिया कैसी कंट्री हो गई थी? पुअर और इलिटरेट कंट्री हो गई थी। और इलिटरेसी इतनी प्रकार गिर गई थी कि मात्र 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स में से, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर में से मात्र 15% ही लोग क्या थे?
लिटरेट थे, मतलब वही पढ़ लिख सकते थे, डेमोक्रेसी के टर्म्स को समझ सकते थे। इसलिए सेकंड डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना भी भाई हमारे इंडिया में क्या बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज बना। लेकिन हमें देखने को मिलता है इलेक्शन कमीशन के सफल प्रयास के दौरान इसने सामने इस चैलेंज के साथ क्या कर लिया, पूर्ण रूप से डील कर लिया। और आज के समय में भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है। हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसका, डेमोक्रेसी का। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हुई। फिर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं हमारे थर्ड चैलेंज की तरफ। अब हम देखेंगे अपने थर्ड मेजर और लास्ट चैलेंज के बारे में, जो था जस्ट एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसा कि हमने पहले ही सेकंड गोल में देखा था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सभी के भलाई के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी। उसी प्रकार से हमने देखा कि जस्ट एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एंश्योर करेगी वेलफेयर को एंड डेवलपमेंट टू द एंटायर सोसाइटी। मैंने आपको क्या बोला था कि सेकंड गोल यही था कि गवर्नमेंट सभी के लिए कार्य करेगी, गवर्नमेंट सभी के कल्याण, सभी के विकास के लिए कार्य करेगी। ऐसा नहीं कि वो केवल मेजोरिटी के लिए काम कर रही है, ऐसा नहीं केवल वो माइनॉरिटी के काम कर रही है, ऐसा नहीं वो केवल अपर कास्ट के लिए काम कर रही है, ऐसा नहीं होगा। हमारी इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के, एंटायर सोसाइटी के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए क्या करेगी, काम करेगी। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके प्रिंसिपल को लेड करता है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल को लेड करता है, जिसमें बताया गया है कि हर एक इंडिविजुअल को क्या करी जाएगी, इक्वल सभी, हर एक इंडिविजुअल को क्या करा जाएगा, इक्वल कंसाइडर करा जाएगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शनल भी देखने को मिलता है। गवर्नमेंट पर्टिकुलरली उन सेक्शन के लिए ज्यादा काम करेगी जो सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं, जो सोशली डिसएडवांटेजेस सेक्शन है। मतलब जो हमारे पास्ट में जिन्हें क्या करा गया है, ऑप्रेस करा गया है, किसी कारण से उन्हें क्या करा गया है, दबाया गया है, वो उनका क्या नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया है। तो सोसाइटी ऐसे सेक्शंस को क्या करेगी, इनके ऊपर, इनके वेलफेयर और इनके डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा कार्य करेगी, क्योंकि पास्ट में ये क्या रह गए हैं, पीछे रह गए हैं। तो इनको जैसे मान लीजिए यह एक व्यक्ति है, ये क्या है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ये मान लीजिए इसके एक पैर में चोट लग रही है। अब ये एक व्यक्ति है, हमने रेस लगाई, ये व्यक्ति था, इसके पैर में, एक पैर में चोट लग रही है, और ये भाई दोनों पैर से एकदम ठीक है, तंदुरुस्त है, ठीक है भाई। अब इनकी लगती है रेस। अब रेस में कौन जीतेगा, आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है, ये जीतेगा, क्योंकि किसके दोनों पैर सही है, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर दूं, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ खड़ा कर दूंगा ताकि इसे क्या मिल जाए, थोड़ा पुश मिल जाए, क्योंकि भाई इसके एक पैर में वो है, एक पैर में दिक्कत हो रही है। तो इसको मैंने थोड़ा क्या दे दिया, प्रिविलेज दे दिया, इसे मैं थोड़ा क्या दे दिया, इसे मैंने थोड़ा पेट्रोनेज दे दिया कि मैं तुझे थोड़ा सा आगे खड़ा कर रहा हूँ। मैंने इसे क्या कुछ स्पेशल चीज दे दी कि मैं तुझे क्या कर रहा हूँ, आगे खड़ा कर रहा हूँ। तो अब भाई चांस है, अब थोड़ी सी इक्वालिटी लग रही है, जी हाँ लग तो रही है इक्वालिटी, कि भाई दोनों के चांसेस है, दोनों में से कोई भी रेस जीत सकता है। उसी प्रकार से हमारी सोसाइटी का एक सेक्शन तो पहले यहाँ पे था, और एक सेक्शन हमारा यहाँ, एक सेक्शन हमारा यहाँ था, और एक सेक्शन हमारा यहाँ था, दोनों सेक्शन, एक सेक्शन यहाँ था। अब इस सेक्शन को, इस सेक्शन की बराबरी पे लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इस सेक्शन को नीचे से क्या देती है, पुश देती है, ताकि इसके स्टेटस को क्या कर सके, ताकि इसके स्टेटस को और सेक्शन जितने हमारे सोसाइटी है ना, जनरल सेक्शंस है, उनको क्या कर सके, उन तक उनको क्या पता सके, उनके स्टेटस को पहुंचा सके। समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पुश प्रोवाइड करती है, ताकि वो भी अदर सोसाइटी के जो सेक्शंस है उनके कंपैरिजन में उनके इक्वल स्टेटस को अचीव कर सके। रिजर्वेशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। समझ में आ गया। तो हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट का थर्ड क्या चैलेंज था, जस्ट एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि गवर्नमेंट सभी पूरी सोसाइटी के लिए काम करेगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, कि मतलब हर कोई भारतीय क्या है, बराबर है। और गवर्नमेंट स्पेशली ज्यादा किसके लिए काम करेगी, डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उन्हें पास्ट में क्या करा गया है, ऑप्रेस करा गया है। अब अपने जस्ट का मतलब तो समझ में आ गया कि हाँ सर भैया जस्ट का मतलब तो समझ गया है। जस्ट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जस्टिस के साथ क्या करेगी, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट का काम करेगी। दूसरा हम बात करते हैं रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसे रैपिड का मतलब क्या है, तो भाई गवर्नमेंट को क्या करना था, इवोल्व करना था इफेक्टिव पॉलिसीज को फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया की सारी वेल्थ को ड्रेन कर दिया था हमारे ब्रिटिश एम्पायर में।
समझ में आ गया। तो क्या हो गया, हमारी सारी वेल्थ किधर जाके एक्यूमुलेटेड हो गई, ब्रिटेन में ज्यादा एक्यूमुलेट हो गई। और हमने देखा था इंडिया कैसी कंट्री बन चुका था, एक पुअर कंट्री बन चुका था। अब हमारी कंट्री को क्या करना था, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज को, ऐसी इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज को इवॉल्व करना था, ताकि हम ताकि जो भाई इंडिया एक गरीब कंट्री है ना, हम इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सके, ताकि भाई गरीबी को क्या करा जा सके, भारत में से उखाड़ फेंका जा सके। ताकि गरीबी, जैसे क्योंकि मैं देखने मिलता है भारत में उस समय बहुत गरीबी थी, खाने तक के कुछ लोग, कुछ सेक्शन तो सोसाइटी का ऐसा था जिसके पास खाने के लिए भी नहीं था। तो गवर्नमेंट इन ही सारी चीजों, कमियों को पूरा करना चाहती थी अपनी इफेक्टिव पॉलिसीज के थ्रू, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कर सके। तो हमने इस वीडियो में जाना कि हमारे मेजर चैलेंजेस थे जिनको हमारी गवर्नमेंट ने अपने अपने तरीके से क्या करा, डील करा। पहला चैलेंजेस यूनाइटेड नेशन को शेप करना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी और प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम के कारण। दूसरा चैलेंजेस डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि डेमोक्रेसी कंसेप्ट है हमारे प्रोस्परस नेशन का, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होते हैं, लिटरेट होते हैं। लेकिन इंडिया उस समय क्या थी, एक पुअर और लिटरेट कंट्री थी। इसलिए भाई ऐसा माना जा रहा था कि डेमोक्रेसी इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होगी। समझ में आ गया। मात्र 17 करोड़ वोटर्स में से 15% वोटर्स ही क्या थे, एलिजिबल थे पढ़ने लिखने के। मतलब वही डेमोक्रेसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को और उसके मीनिंग को समझ सकते थे। क्लियर हो गई। थर्ड चैलेंज हमने देखा कि जस्ट एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि भाई हमारी गवर्नमेंट, अब क्योंकि पहले के समय में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज हुई थी। लेकिन अब गवर्नमेंट की क्या थी, गवर्नमेंट को इंश्योर करना था कि गवर्नमेंट सभी के वेलफेयर और सभी के डेवलपमेंट के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी। ऐसा नहीं हो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करेगी, वो हर एक सेक्शन के लिए काम करेगी। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को क्या करा गया है, लाया गया है। और पर्टिकुलरली वो किस सेक्शन के लिए काम करेगी, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है। क्यों? क्योंकि उसको पहले समय में वो चीजें नहीं मिली जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिली थी। अब रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यही है कि भारत उस समय क्या था, बहुत ज्यादा गरीब कंट्री था, पुअर नेशन था। तो इस हमारे जो हमारी पॉवर्टी थी, इसको उखाड़ फेंकने के लिए, भारत के समाज से उखाड़ फेंकने के लिए हमारे नेताओं के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो ऐसी इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज को अडॉप्ट करें कि भारत कम से कम समय में एक मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सके। तो इसी के साथ हमने सारे चैलेंजेस को जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स फेस कर रहे थे उसके बारे में पढ़ लिया है।